हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग स्टूडेंट्स। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है इनकम टैक्स, उसे कवर कर रहे थे। और इनकम टैक्स में हम लोग पढ़ रहे थे उसकी सैलरी वाला चैप्टर, यानी कि इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर, जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो इनकम टैक्स सब्जेक्ट है, ये कुछ बच्चों का सेकेंड सेमेस्टर में, कुछ बच्चों का जो पुराने सिलेबस पुराने एजुकेशन पैटर्न में अभी भी दे रहे, पुराने एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, उनकी थर्ड सेमेस्टर या फिर फोर्थ या फिर फिफ्थ में किसी में भी हो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिकलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं आपके एग्जाम में, एंड ये प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा, मतलब फ्यूचर में आपको प्रैक्टिकली ये अर्न करके देगा, तो इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। हम लोग इसका सैलरी चैप्टर कवर कर रहे थे, और सैलरी में हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया अब तक। हम लोगों ने रिटायरमेंट बेनिफिट जो होता है उससे कवर कर लिया, हम लोगों ने प्रोविडेंट फंड कवर कर लिया है, हम लोगों ने सैलरी के जो बेसिक्स थे वो सब कुछ कवर कर लिया, लीव एनकैशमेंट, ये सब कुछ हमने कवर कर लिया है। ठीक है, अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो मैं सजेस्ट आपको करूंगा कि सैलरी से जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, या फिर पूरा इनकम टैक्स का आप स्टार्टिंग से देख सकते हो। इनकम टैक्स का जो क्लास है मैंने वो सिक्वेंशनली अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है। ठीक है, तो ये आई बटन पे क्लिक करके आप ये वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, और जो प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे, वहां पे भी जाके आप देख सकते हो। आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? हम लोगों ने अलाउंसेस, पिछले क्लास में हम लोगों ने अलाउंसेस कवर किया था, तो आज की क्लास में हम उसे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग अलाउंसेस में जो हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोगों ने अलाउंसेस में डिस्कशन किया था कि अलाउंसेस नॉर्मली चार टाइप के, एक होता है आपका फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस, एक होता है आपका फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस, एंड एक होता है आपका टैक्सेबल आफ्टर डिडक्टिंग एक्चुअल एक्सपेंसेस, मतलब जितना आपने खर्च किया वो माइनस कर लीजिए, बाकी का जो है वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, और एक ही टाइप के जो अलाउंसेस है वो हमारा बच गया था, वो था आपका पार्टली एग्जेम्प्टेड एंड पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस। कुछ अलाउंसेस है जो कि आपके पार्टली एग्जेम्प्टेड है एंड पार्टली टैक्सेबल है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट अलाउंसेस आता है वो आता है हाउस रेंट अलाउंसेस, जिसे शॉर्ट में आपको बोला जाता है HRA, हाउस रेंट अलाउंसेस। सर ये हाउस रेंट अलाउंसेस बेसिकली है क्या? देखो, हाउस रेंट अलाउंसेस एक ऐसे टाइप का अलाउंसेस है जब कोई भी एम्प्लॉय रेंटेड हाउस में रहता है, जब भी कोई भी एम्प्लॉय रेंटेड किराए के घर में रहता है, रेंटेड हाउस में रहता है, तो उसका एम्प्लॉयर अगर उसे रेंट पे करने के लिए अलाउंसेस पे कर रहा है, अगर किसी भी एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर उसे रेंट पे करने के लिए पैसा दे रहा है ना, तो उसे बोलेंगे हाउस रेंट अलाउंसेस। ओके, सपोज आपका खुद का घर है लेकिन फिर भी आपको हाउस रेंट अलाउंसेस मिल रहा है, आप रेंट पे नहीं रहते, आप अपने घर में रहते हैं, लेकिन आपको फिर भी हाउस रेंट अलाउंसेस मिल रहा है, देन वो जो अलाउंसेस है वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। ओके, अगर आप किसी ऐसे घर में रह रहे हैं जहां पे आपको रेंट पे नहीं करना है, आपके पापा की घर है, आपकी वाइफ के घर है, या फिर आपकी ससुराल है, कहीं पे भी है, तो उस केस में भी आपको हाउस रेंट अलाउंसेस में पूरा का पूरा टैक्स देना है। ठीक है, लेकिन अगर आप रेंटेड घर में रहते हो, अगर आप रेंटेड घर में रहते हो और रेंट पे करते हो, तो इन तीनों में से जो भी लोअर होगा हाउस रेंट अलाउंसेस में, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंसेस में आपको एग्जेम्पशन तभी मिलेगा जब आप एक रेंटेड हाउस में रहते हो और रेंट पे करते हो। ठीक है, और इसका एग्जेम्पशन आपको मिलेगा सेक्शन 10(13)A में। सही है। सो ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल HRA, टैक्सेबल HRA कैसे कैलकुलेशन होगा, ये जो फॉर्मेट है आपको ऐसे ही फॉर्मेट में बनाना है क्वेश्चन। ठीक है, जो अमाउंट आपने रिसीव किया है, अमाउंट रिसीव मतलब HRA रिसीव, HRA जितना आपने रिसीव किया है वो ले लीजिए। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंसेस रिसिप्ट, उसमें से माइनस करिए लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग थ्री शैल बी एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10(13)A, जो तीनों में से सबसे लोअर है, इन तीनों में से वो आपको माइनस करना है। ठीक है, पहला है एक्चुअल अमाउंट, यानी कि जितना आपको मिला है, सपोज आपको 10,000 का HRA मिला है, तो 10,000 पूरा का पूरा आपका एग्जेम्पशन मिल सकता है। सो एक्चुअल अमाउंट रिसिव्ड वो ले लीजिए। 40% और 50% ऑफ सैलरी, सर यहाँ पे दोनों चीजें लिखा हुआ है, 40% लिखा हुआ है और 50% लिखा हुआ है, हमें कौन सा लेना है? देखो, आपको 40% लेना है। 40% इन केस ऑफ नॉन मेट्रो सिटी, इन केस ऑफ नॉन मेट्रो सिटी, ठीक है, मेट्रो सिटी, एंड 50% जो आपको लेना है वो लेना है इन केस ऑफ मेट्रो सिटी। नॉन मेट्रो सिटी के केस में आपको लेना है 40%,
50% के केस में आपको लेना है मेट्रो सिटी के केस में। और इनकम टैक्स में मैं बोलूँ 4 ही मेट्रो सिटीज है, एक है दिल्ली, एक है मुंबई, एक है चेन्नई, एक है कोलकाता। ठीक है, डीएमसी क्या, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। और डीएम कैसी भी बोल सकते हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी का नाम की तरह लगता है। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये जो 4 सिटीज है, ओनली दिस सिटीज आर ट्रीटेड एज मेट्रो सिटीज। सो इनके जो भी कॉस्ट है, इनके मतलब इनके केस में क्या होगा, आपको 50% ऑफ सैलरी लेना है। तो पहला नंबर है एक्चुअल अमाउंट रिसिप्ट, दूसरा अमाउंट है 40% और 50% ऑफ सैलरी, और तीसरा है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तीसरा जो है वो क्या है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, तीनों में से जो भी लोअर है वो क्या है, एग्जेम्प्टेड है, बाकी का जो है टैक्सेबल है। सर एक बात बताइए, ये तो हर कोई टीचर पढ़ा लेता है कि एक्चुअल अमाउंट रिसिप्ट 40% और 50% ऑफ सैलरी है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी है। आप क्या ये बता सकते हैं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा किया गया है, गवर्नमेंट क्यों ये जो कैलकुलेशन है, गवर्नमेंट यही कैलकुलेशन क्यों किया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं इसके पीछे आपको लॉजिक बताता हूँ। सपोज मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एक पर्सन का हम नाम लेंगे जिसका नाम है मिस्टर प्रसन्न। मिस्टर प्रसन्न एक बोल के एक पर्सन है जो कि सपोज गांव में रहता था। ठीक है, गांव में वो जॉब करता था या फिर गांव की कोई कॉलेज है या फिर स्कूल है वहां पे वो पढ़ाता था, और उसकी सैलरी था 10,000। ठीक है, अब वो आ गया दिल्ली, मतलब दिल्ली के कोई गांव में रहता था, अब वो आ गया दिल्ली। ठीक है, दिल्ली आया, दिल्ली में उसकी जो सैलरी हो गया ना वो 40 या फिर 50,000 हो गया। उसकी सैलरी कितना हो गया, 50,000। ठीक है, वो गांव में रहता था, गांव में जितने भी रहता था उस टाइम पे उसको रेंट देना पड़ता था 5,000 का। ठीक है, उसकी फैमिली और वो दोनों मतलब सब कुछ साथ में रहते थे, 5,000 का रेंट उसे देना पड़ता था। ओके, वो दिल्ली आया, दिल्ली में उसकी जो सैलरी है वो 5 टाइम्स इंक्रीज हो गया, 50,000 रुपये दिल्ली में हो गया। लेकिन आपको पता है कि दिल्ली में खर्चा भी ज़्यादा है, तो दिल्ली में जो रूम रेंट है ना वो भी उसका क्या हो गया, वो भी उसका 20,000 का रूम रेंट हो गया दिल्ली में। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या बोलता है, गवर्नमेंट बोलता है कि देखो भाई प्रसन्न, ऐसा चीज है कि अगर आपका खुद का घर नहीं है तो हम आपको कितना, देखो अगर आपका खुद का घर नहीं है तो आप हमेशा से रेंट पे करोगे। अगर आपका खुद का घर नहीं है ना तो आप क्या करोगे, हमेशा से रेंट पे करोगे, क्योंकि आप चाहे जॉब करो चाहे ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको रेंटेड घर में रहना है कि नहीं, बिल्कुल रहना है सर। तो प्रसन्न को बोला कि भाई वही देखो लॉजिकली है कि आपको खुद का, आपको रेंट पे करना है, हम आपको बस इतना बेनिफिट दे सकते हैं कि आप गांव में जब रहते थे तो कितने का रेंट देते थे, 5,000 का। भुवनेश्वर मतलब आप अगर दिल्ली में आ गए तो दिल्ली में आने से आपको कितना % का रेंट देना पड़ रहा है, मतलब कितना रेंट देना है, 20,000 का। तो देखो रेंट तो इंक्रीज हुआ है, बिल्कुल इंक्रीज हुआ है। आपका ये जो रेंट इंक्रीज हुआ है ना वो आपकी जॉब की वजह से जितना इंक्रीमेंट हुआ है उतने का हम क्या करेंगे, आपको डिडक्शन देंगे। यानी कि आपका रेंट कितना है, महीने का आप कितना पे करते हो सर, 20,000। हम क्या करेंगे, हम ये एज्यूम करके चलते कि अगर कोई पर्सन महीने का 5,000 इनकम मतलब 50,000 इनकम कर रहा है, वो एटलीस्ट उसका 10% एक घर में तो खर्चा करेगा। मतलब अगर कोई पर्सन 50,000 इनकम कर रहा है वो एक ऐसा घर लेगा जो कि 5,000 का होगा, ठीक है, या फिर 6,000 का होगा, वो अपने डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। लेकिन हम क्या करेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे, आपको 10% माइनस कर लेंगे। मतलब 10% हमें लगता है कि ये तो आपका खर्चा होगा ही होगा, जो एक्स्ट्रा आपका खर्चा हुआ है हम आपको उसी का डिडक्शन देंगे। आप भले ही रेंट 50,000 का पे करिए, आप भले ही रेंट 100 मतलब 1,00,000 का पे करिए, जितने का भी पे करिए, हम क्या करेंगे, जितना आपने रेंट पे किया है उसमें से माइनस कर लेंगे 10% ऑफ सैलरी। क्योंकि हमें लगता है कि ये जो 10% ऑफ सैलरी है ना, ये तो आप कहीं पे भी होते, कहीं पे भी आपने जॉब किया होता, गांव में किया होता, शहर में किया होता, अगर आपका खुद का घर नहीं है तो इतना तो भाई आपको पे करना ही पड़ता। प्रसन्न भी एग्री कर रहा है कि हाँ सही है सर, मुझे तो रेंट कहीं ना कहीं पे करना पड़ता। तो रेंट आपने कितना पे किया है, 20,000 का। गवर्नमेंट बोले कि देखो 20,000 का आपने रेंट पे किया है दिल्ली में, आपको ऐसे ही 5,000 का रेंट कहीं पे भी आप रहते तो पे करना पड़ता, तो हम आपको 5,000 का बेनिफिट क्यों देंगे, आपका तो खुद का घर नहीं है, आप अगर जॉब नहीं भी करते तो भी आपको किराए के घर में रहना पड़ता, तो इसलिए 5,000 का बेनिफिट हम आपको नहीं देंगे। हम आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, 5,000 माइनस कर लीजिए, जो 15,000 है उसी का बेनिफिट आपको पेमेंट करेंगे। सही है, बिल्कुल सर।
तो सर ये 40% और 50% का लॉजिक क्या है? देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, बहुत सारे लोग जानबूझ के फेक रेंट एग्रीमेंट बना लेते, ठीक है, कि हम तो अब अगर मुझे सैलरी मिल रहा है 50,000 का, मिस्टर प्रसन्न ने क्या किया, एक दोस्त के साथ मिल गए और बोला कि भाई 30,000 कर लो मेरा रेंट, 40,000 कर लो, ठीक है, 40,000 कर लीजिए रेंट, दिल्ली में तो रेंट ज्यादा है, मैं ज्यादा गवर्नमेंट को शो करूंगा, लेकिन ये फेक रेंट एग्रीमेंट है, ठीक है। बोल दिया कि भाई देखो 50% तो मैं रेंट पे कर रहा हूँ, 50% से ज्यादा रेंट पे कर रहा हूँ। गवर्नमेंट बोला कि भाई आप पागल हो, आप 50,000 महीने का कमा रहे हो और 50% से ज्यादा आप रेंट में खर्चा कर रहे हो, ठीक है। आपको जो मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, मैक्सिमम जो रेंट का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हर कोई ऐसे बोलेगा कि मैं तो पूरा का पूरा अपनी सैलरी सिर्फ रेंट में खर्चा करता हूं, मेरे घर में तो मेरी बीवी है वो तो अर्निंग करता है, मैं तो पूरा का पूरा सैलरी रेंट में खर्चा करता हूं। ऐसा नहीं होगा। देखो आपको क्या है कि सैलरी का मैक्सिमम 50% आपको मिलेगा बेनिफिट, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर आप 50,000 कमा रहे हो ना, इफ यू आर अर्निंग 50,000, देन हम अज्यूम करेंगे कि आपने मैक्सिमम 25,000 का रेंट पे किया है, वो भी मेट्रो सिटी केस में, और नॉन मेट्रो हुआ तो ये 20,000 का ही होगा, इससे ज्यादा हम अलाउ नहीं करेंगे। सो जो हाउस रेंट अलाउंसेस का एग्जेम्पशन है वो कैसे मिलेगा? लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3, और सेक्शन भी थोड़ा सा आपको याद रखना है, सेक्शन 10(13)(a) याद रह जाएगा ये सेक्शन। अंडर सेक्शन 10(13)(a) जो तीनों में से जो लिस्ट है वो आपको बेनिफिट मिलेगा। एक है एक्चुअल अमाउंट रिसिप्ट, एक है 40% और 50% ऑफ सैलरी, और एक है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, ठीक है। तो तीनों में से जो लोअर होगा वो आपको डिडक्शन मिलेगा। इसमें एक और चीज आपको याद रखना है कि ये जो 40% मेट्रो सिटी और नॉन मेट्रो सिटी के केस में, मतलब 40% नॉन मेट्रो सिटी के केस में, 50% मेट्रो सिटी के केस में, तो सर ये कौन सा मैटर करता है? जहां पे प्रसन्न जॉब करता है वो मैटर करता है, या फिर जहां पे प्रसन्न रहता है वो मैटर करता है? तो पॉइंट ये कि जहां पे वो रहता है वो मैटर करता है, यानी कि प्लेस ऑफ रेसिडेंस इज इंपॉर्टेंट, नॉट प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सपोज प्रसन्न मुंबई में जॉब करता है लेकिन वो पुणे में रहता है, पुणे नॉन मेट्रो सिटी है, मुंबई जो है वो मेट्रो सिटी है, तो भले ही वो मुंबई में जॉब करता हो लेकिन उसे 40% का बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो रहता जहां पे वो मैटर करता है। गवर्नमेंट एक और चीज बोलता है कि देखो अगर हाउस रेंट अलाउंसेस आपको एनुअली निकालने के लिए, हाउस रेंट अलाउंसेस नॉर्मली क्या होता है कि एनुअली निकलता है। एक चीज है जो आपको स्टूडेंट लेवल में याद रखना है कि हाउस रेंट अलाउंसेस नॉर्मली पर एनम के हिसाब से निकलता है, लेकिन अगर इन 4 चीजों में कुछ भी चेंजेस हुआ है, कौन सी 4 चीजों में सर? सैलरी मतलब बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंसेस, ठीक है, बेसिक सैलरी हो गया आपका, डियरनेस अलाउंसेस हो गया आपका, ठीक है, आपका हाउस रेंट, जो हाउस का जो रेंट है वो हो गया। तो इनमें अगर कोई चेंजेस आया है 4 चीजों में, देखो रेंट, हाउस रेंट अलाउंसेस, HRA, आपका बेसिक और आपका DA, देखो आपका बेसिक सैलरी, आपका DA, आपका HRA हाउस रेंट अलाउंसेस, एंड आपका रेंट, और एक चीज है आपका प्लेस। अगर आप नॉन मेट्रो में रहते थे, नॉन मेट्रो में चले गए, तो ये 5 चीजों में अगर कुछ चेंजेस आया है, देन आपकी जो HRA है वो मंथली कैलकुलेट किया जाएगा, एनुअली कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। मतलब अलग अलग करके आपको कैलकुलेट करना है, मंथली अलग अलग करके कैलकुलेट करना है जहां पे चेंजेस हुआ है। लेकिन अगर कोई भी चेंजेस नहीं है तो आप एक साथ पूरा का पूरा कैलकुलेशन कर सकते हो। सही है सर? बिल्कुल। एक चीज आपको याद रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो न्यू टैक्स रिजिम है, न्यू टैक्स रिजिम यानी कि सेक्शन 115 BAC बोल के एक है सेक्शन, एक न्यू टैक्स आया है ना 5 स्लैब वाला न्यू टैक्स, सेक्शन 115 BAC में, ठीक है। इसमें हाउस रेंट अलाउंसेस का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। जो न्यू टैक्स रिजिम है उसमें HRA का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, यानी कि जो भी HRA मिला वो पूरा का पूरा सा टैक्सेबल है, उसमें आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। सही है सर? सही है। चलो ओके, अब बात करते हैं हम एक और नए अलाउंसेस के बारे में, जो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। देखो अगर आपके बच्चे और वो पढ़ाई कर रहे, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस आपको मिलेगा, और इतना ज्यादा मिलेगा ना कि आप सोच के मतलब हैरान हो जाओगे कि दिस अलाउंसेस इज पेड टू एम्प्लॉय टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग 2 इज एग्जेम्प्टेड। जितना आपको अलाउंसेस मिला है ना उसमें से ये दोनों में से जो भी लोअर होगा ना वो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मतलब हर महीने एक बच्चे के लिए 100 रुपए मिलेगा, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रेन, एंड अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ईच चाइल्ड
और जो भी आपको अमाउंट एक बच्चे के लिए मिल रहा है वो पूरा का पूरा मिलेगा मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रेन। ठीक है, यानी कि आपकी जो एम्प्लॉयर है, आपकी जो कंपनी है, उसने जितना पैसा दिया और 100 रुपए मैक्सिमम, व्हिच एवर इज लोअर, तो मैक्सिमम आपको कितना मिलेगा, 100 रुपए। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मिस्टर प्रसन्न की 2 बच्चे, दोनों को एजुकेशन अलाउंस मिला है पर मंथ ईच फॉर 1000 रुपीज पर मंथ ईच फॉर 2 चिल्ड्रेन। दोनों बच्चों के लिए आपको मिला है कितना, दोनों बच्चों के लिए आपको मिला है कितने का, 1000 रुपए का मिला है। ठीक है, सो इसमें से सर एग्जेम्प्टेड कितना हो जाएगा, 1000 माइनस 100, ठीक है, इंटू 2 इंटू 12, इतना आपका टैक्सेबल हो जाएगा। क्योंकि 1000 रुपए 2 बच्चों के लिए मिला है तो 100 रुपए 2 बच्चों के लिए एग्जेम्प्टेड है, तो 900 रुपीज 2 बच्चों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। सो 900 इंटू 2 यानी कि 1800 इंटू 12, तो ये जो है ये आपका क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा आज HR मतलब एजुकेशन अलाउंसेस। ठीक है, चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंसेस में आपका इतना क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा 21,600। सिमिलरली एक और अलाउंसेस है जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है कि अगर आपके बच्चे हॉस्टल में रहते तो उन्हें एक अलाउंसेस मिलेगा, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंसेस। यहाँ पे था 100 रुपए का, यहाँ पे जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो कितना है, 300 रुपीज का है और मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रेन है। ठीक है, यहाँ पे 2 बच्चों के लिए मैक्सिमम 300 रुपीज आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। सपोज प्रसन्न की दोनों बेटों को 2000 रुपए का हॉस्टल अलाउंसेस उसकी एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो 200 रुपीज पर मंथ अगर है तो 2000 माइनस 300 इंटू 2 इंटू 12। ठीक है, सो यहाँ पे कितना आ जाएगा सर, ये 1700 इंटू 2 इंटू 12। ठीक है, सो 40,800 ये टैक्सेबल हो जाएगा। देखो 300 एक बच्चे के लिए एग्जम्प्टेड है, 2 बच्चे हैं और 12 महीने के लिए। ठीक है, तो ये है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस एंड चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंसेस। इसमें एक चीज जो आपको ध्यान रखना है कि जो चिल्ड्रन है वो कौन कौन से चिल्ड्रन हो सकते हैं, मतलब आपका जो चाइल्ड है वो अडॉप्टेड चाइल्ड हो सकता है, स्टेप चाइल्ड हो सकता है, बट इलिजिटमेट चाइल्ड यानी कि अगर शादी से पहले किसी का बच्चा हुआ है तो वो अलाउड नहीं होगा, ग्रैंड चाइल्ड आपका अलाउ नहीं होंगे। चिल्ड्रन जो है वो चाहे तो माइनर भी हो सकते हैं, मेजर भी हो सकते हैं, यानी कि बड़े बच्चे भी हो सकते हैं, छोटे बच्चे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, जिसमें आपको याद रखना है कि मैक्सिमम 100 रुपीज पर मंथ एग्जेम्प्टेड है, और चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंसेस जिसमें मैक्सिमम 300 रुपीज पर मंथ अलाउड मतलब एग्जेम्प्टेड है। सपोज मिस्टर प्रसन्न को मिलता है एजुकेशन अलाउंसेस कितने का सर, 80 रुपीज पर चाइल्ड 80 रुपीज का मिलता है सर। तो इसके केस में क्या होगा, देखो 100 रुपीज तक एग्जेम्प्टेड है तो 80 रुपीज जो है वो क्या होगा, फुल्ली एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, फुल्ली एग्जेम्प्टेड आपका हो जाएगा ये जो 80 रुपए आपको मिला है एम्प्लॉयर से। ठीक है, सही है सर। उसके बाद चलते हैं ट्रक ड्राइवर अलाउंसेस। अब ये जो ट्रक ड्राइवर अलाउंसेस है, ये ट्रक ड्राइवर अलाउंसेस सर क्या है, देखो जो लोग ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में काम करते हैं, जो लोग ड्राइवर है या फिर जो लोग ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते हैं, उन्हें एक सिटी से दूसरे सिटी जाने में कितना फायदा, मतलब कितना टाइम लगता है ना। एक सपोज कोई उड़ीसा में ट्रक ड्राइवर है, वो उड़ीसा से AP या फिर अरुणाचल प्रदेश या फिर कश्मीर ऐसा कुछ जा रहा है बाई रोड, तो उसे महीनों लग जाएगा ट्रैवल करने में। जैसे आपका एक बहुत बड़ा मतलब एक फेमस यूट्यूबर है ना, राजेश ट्रक ड्राइवर, उसका सोचो कि वो हमेशा ब्लॉग बनाते रहते कि यहाँ से मैं यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ से मैं यहाँ जा रहा हूँ। सोचो कि ट्रक ड्राइवर के पास BCom के बच्चे से ज़्यादा पैसा है, तो आपकी डिग्री कोई काम का नहीं है। ठीक है, आज के टाइम पे डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है कि एक ट्रक ड्राइवर के पास करोड़ों का इनकम है, और एक मतलब ट्रक ड्राइवर की फॉलोअर्स देख लीजिए, कोई BCom के बच्चों को पढ़ा रहा है, उसका 1000 भी सब्सक्राइबर होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, और मतलब कोई रील्स बना रहा है, टिकटॉकर है, कोई मतलब टिकटॉक बना रहा है, सिर्फ गाने बना रहा है, कोई ट्रक ड्राइवर है, कोई मछली मतलब फिशरमैन है, कोई मतलब मछली की कटिंग करता है, उसका भी मिलियंस में सब्सक्राइबर है। तो इंडिया का हालत ये है, ठीक है, कि जो एजुकेटर्स है उनकी वैल्यू नहीं है, लेकिन जो ये सारे काम करते हैं उनकी वैल्यू है। सो अगर कोई ट्रक ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर को क्या अलाउंसेस मिलेगा, जो भी कैश बेनिफिट मिलता है उसे, उसका एग्जेम्पशन कैसे मिलेगा, देखो मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्टेड, 70% ऑफ द अलाउंसेस और 10,000 रुपीज पर मंथ व्हिच एवर इज लोअर, महीने का 10,000 रुपए और जो भी अलाउंसेस मिला है उसका 70%। सपोज किसी ट्रक ड्राइवर को पूरे साल भर में 1.5 लाख का अलाउंसेस मिला है, 1.5 लाख का, ठीक है, पर एनम, तो ये एग्जेम्पशन कितना होगा, 70% ऑफ द मतलब 1.5 लाख या फिर 1,80,000 का मिला है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं,
सो 1,80,000 इंटू 12% इंटू 70%, सो 1,26,000 आ जाएगा। ओके, 70% ऑफ 1,80,000, ये कैसा आया 1,80,000 इंटू 70%, ठीक है। और 10,000 रुपीज पर मंथ, 10,000 इंटू 12 यानी कि 1,20,000। तो दोनों में से जो भी कम आएगा, दोनों में से जो भी लोअर आएगा, 1,20,000 जो होगा वो आपको क्या होगा, अलाउड होगा। बाकी जो 6,000 बच गया ना, ये जो 6,000 बच गया वो क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। सो ट्रक ड्राइवर अलाउंसेस का टैक्सेशन क्या है, 70% ऑफ द अलाउंसेस और 100 रुपीज 10,000 रुपीज पर मंथ व्हिच एवर इज लोअर, ठीक है, सही है सर, ओके। उसके बाद चलते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। इसी तरह से आपको ये भी समझना है कि जो न्यू टैक्स रिजिम है ना, उसमें ये अलाउंसेस नहीं मिलेगा। जितने भी हम बात कर रहे हैं अलाउंसेस की, उसका कोई भी एग्जेम्पशन आपको न्यू टैक्स रिजिम में नहीं मिलेगा, हमेशा ओल्ड में मिलेगा, ओके। और एक है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस का मतलब क्या है सर, एक था ट्रक ड्राइवर अलाउंसेस और एक है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस तब मिलता है जब कोई भी एम्प्लॉय ऑफिस टू होम, होम टू ऑफिस जाता है, ट्रैवलिंग करता है प्लेस ऑफ रेसिडेंस से ऑफिशियल प्लेस ऑफ ड्यूटी तक। ये जो अलाउंसेस है ये नॉर्मल एम्प्लॉयज के लिए फुल्ली टैक्सेबल है, लेकिन अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय है, जैसे कोई ब्लाइंड है, डीफ है, डंप है और कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो उस केस में कितना मिलेगा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और 3,200 पर मंथ व्हिच एवर इज लोअर, इसका एग्जेम्पशन आपको मिलेगा। यानी कि कोई भी एम्प्लॉय जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, फिजिकली चैलेंज्ड एम्प्लॉय है, उसके लिए ये मिलेगा 3,200 रुपीज पर मंथ का, ठीक है, मैक्सिमम, ओके सर, ओके। उसके बाद कुछ अलाउंसेस से जो हम बात करेंगे, जिससे आप प्योरली आपको क्या रखना है, याद रखना है, मतलब ये सिर्फ रट्टाफिकेशन है। ये जो अलाउंसेस है ये नॉर्मली क्या होता है, आर्म फोर्स के एम्प्लॉयज को मिलता है, मतलब जो आर्मी होते हैं, नेवी ऑफिसर्स होते हैं, जो इंडियन एयरफोर्स के एम्प्लॉयज है, मतलब ऑफिसर्स है, उन्हें मिलता है, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है। देखो, इसका जो सबसे पहला अलाउंसेस आता है वो आता है कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंसेस, और ये एग्जेम्प्टेड है अप टू 2,600 पर मंथ, ठीक है। कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंसेस मतलब भाई आप एक जगह पे ड्यूटी कर रहे हो, आपको उस जगह से, आप एक जगह पे ड्यूटी कर रहे हो, आपको उस जगह से निकाल के किसी और जगह पे डाल दिया, तो वो होता है कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंसेस। एक आपका अलाउंसेस है कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंसेस के बाद कंपनसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंसेस। अगर आपको एक जगह पे जॉब करने के लिए दिया गया था, ठीक है, लेकिन अब उसको मॉडिफाई करके और एक जगह पे दिया गया है, तो इसमें भी आपको 1,000 रुपये पर मंथ का क्या मिलेगा, एग्जेम्पशन मिलेगा। कंपनसेटरी फील्ड एरिया की केस में कितना मिलेगा, 26,000 पर मंथ का एग्जेम्पशन मिलेगा। यानी कि जितना आपको मिला है उसमें से आपको माइनस करना है 2,600 पर मंथ, ठीक है। एक आता है काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंसेस। अगर कुछ एरिया में दंगा वगैरह हो रहा है, उस एरिया में आपको भेजा गया, ठीक है, जहां पे जो एक्शन है, जो सिविलियंस वगैरह है उनके एक्शन, या फिर जहाँ पे आपको एक्शन लेना है, जहाँ पे आपको फील्ड में काम करना है, जैसे मणिपुर जैसे एरिया है ना, उसे बोला जाता है काउंटर इंसर्जेंसी एरिया, जहाँ पे आपको फाइट बैक करना है। कश्मीर का LOC हो गया, मणिपुर हो गया, जहाँ पे दंगा वगैरह बहुत होता है, या फिर आपका जो चाइना वाला लद्दाख वाला बॉर्डर हो गया, उस एरिया में आपको मिलेगा 3,900 पर मंथ का एग्जेम्पशन। उसके बाद आता है बॉर्डर एरिया अलाउंसेस। अगर आपकी बॉर्डर में आप सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी में आप एंगेज हो, तो उस केस में आपको 200 रुपीज से लेके 1,300 रुपीज पर मंथ का एग्जेम्पशन मिलेगा, डिपेंडिंग अपन सिचुएशन कि आप किस लाइन में हो। अगर आप चाइना की एरिया में हो, चाइना की बॉर्डर पे हो, या फिर आप पाकिस्तान की बॉर्डर पे हो, तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आप बांग्लादेश की बॉर्डर पे हो तो आपको थोड़ा सा कम पैसा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे रिस्क ज़्यादा नहीं है। उसके बाद आता है हाईली अल्टीट्यूड अलाउंसेस। हाई अल्टीट्यूड अलाउंसेस मतलब जो लोग पहाड़, जो लोग मतलब बर्फ एरिया में, पहाड़ एरिया में रहते हैं ना, वैली वगैरह में रहते, समंदर से वो जितना ज़्यादा ऊंचा आप रहोगे, उसमें ऑक्सीजन का लेवल उतना ही आपका क्या होगा, डाउन होता जाएगा। आप समुद्र की से मतलब सी बेस लाइन से जितने हाइट पे रहोगे ना, आपका ऑक्सीजन लेवल उतना ही कम होता जाएगा। उस हिसाब से आपको एक अलाउंसेस मिलता है। जो लोग पहाड़ में रहते, कैंप वगैरह में रहते, आर्मी के ऑफिसर जो होते, अगर आपने 9,000 फीट से 15,000 फीट में रहते हो, कश्मीर में ये बहुत ही आम है, 9,000 फीट से 15,000 फीट के अंदर अंदर अगर आप रहते हो, तो आपका कितना होगा, 1,060 रुपीज़ आपको मिलेगा पर मंथ का। अगर आप एबव 15,000 में रहते हो तो आपको मिलेगा 1,600 पर मंथ का। मैं बोलूँ ये जो अलाउंसेस है ये बार बार क्वेश्चन में आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ओके।
उसके बाद है अंडरग्राउंड अलाउंसेस। अंडरग्राउंड अलाउंसेस के लिए कितना है, 800 रुपीज पर मंथ। जो कोल माइन के लेबर होते हैं ना, माइंस में जो काम करते हैं, जो टर्नल्स वगैरह में काम करते हैं, उन्हें मिलता है अंडरग्राउंड अलाउंसेस, और ये 800 रुपीज पर मंथ क्या है, एग्जेम्प्टेड है। स्पेसिफिकली कंपनसेटरी हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंसेस, अगर जैसे आपको कुछ जगह पे दिया गया, जैसे लद्दाख है, जैसे सियाचिन है, उस एरिया में अगर आपको दिया गया है, सियाचिन के लिए तो एक सेपरेट है, लेकिन अगर लद्दाख वगैरह में आपको मिला है ना, तो उस एरिया में कितना मिलेगा, 4200 पर मंथ का अलाउंसेस आपको मिलेगा। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर ये अलाउंसेस आपको मिलता है, ये वाला अलाउंसेस अगर आपको मिलता है ना, तो ये वाला अलाउंसेस आपको नहीं मिलेगा, सॉरी ये वाला अलाउंसेस आपको नहीं मिलेगा। कौन सा, ये जो काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंसेस है, ठीक है, ओके। इसके बाद आता है स्पेशल कंपनसेटरी हिल एरिया अलाउंसेस। अगर आप पहाड़ में रहते हो, स्नो वगैरह में रहते हो, तो उस एरिया में क्या होगा, हिल एरिया अलाउंसेस आपको मिलेगा। तो उस एरिया में अगर क्या है कि हाईली क्लाइमेट, मतलब क्लाइमेट अगर रहने लायक नहीं है, जैसे सियाचिन में 30 डिग्री नेगेटिव में रहता है, -30 डिग्री में आपका जो मर्क्यूरी होता है ना, जो मतलब बर्फ होता है वो पूरा पिघल, मतलब पूरा जम जाता है। तो टेम्परेचर -30 डिग्री अगर है, तो उस केस में आपको कोई भी नॉर्मल पर्सन को रहना पॉसिबल नहीं है। तो उस एरिया में क्या बोल रहा है कि अगर आप स्नो एरिया में रहते हो, स्नो क्लाइमेट में रहते हो, तो उस केस में 800 to 300 पर मंथ डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिक लोकेशन आपको मिलेगा। महीने का 300 से 800 रुपये मिल सकता है, डिपेंडिंग आप किस एरिया में रहते हो। लेकिन कोई अगर सियाचिन में रहता है, जम्मू एंड कश्मीर का, तो उस एरिया में उसे 7000 रुपीज़ का मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे रहना बहुत ही मुश्किल है, ओके। उसके बाद आता है आइलैंड ड्यूटी अलाउंसेस। अगर आपको अंडमान निकोबार लक्षद्वीप इस एरिया में ड्यूटी मिला है, तो आपको 3250 रुपीज़ का अलाउंसेस मिलेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है ट्राइबल एरिया अलाउंसेस, जो आपको मिलेगा 200 रुपीज़ पर मंथ का। अब अगेन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये सारे के सारे जो अलाउंसेस है, ये सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम में मिलेगा, न्यू टैक्स रिजिम में इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में बस इतना ही। आज हमने अलाउंसेस को पूरा कवर कर लिया। आपको बस ये क्लासेस अच्छी तरीके से देखना है, रिवाइज करना है, तो इनकम टैक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पर्क्विजाइट्स के बारे में। एक बार ये पर्क्विजाइट्स खत्म हो गया, उसके बाद हम एक एक करके सारे के सारे आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, सही है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे और एक क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग।